दोस्तों, मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया, जो अमेरिका से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर है, यहाँ की 11 देशों में अमेरिका ने करीब 70 मिलिट्री बेस बना रखे हैं। हजारों सैनिक तैनात हैं और एयरफोर्स और नेवी भी मौजूद हैं। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने यहाँ इतनी ताकत क्यों झोंकी है। जवाब है ईरान। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1979 से पहले ईरान और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे थे, मगर 1979 में इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान ने एक इस्लामिक सरकार बनी और अमेरिका का साथ छोड़ दिया। दोनों के बीच जो दोस्ती थी, वो अब दुश्मनी में बदल गई। अब सोचिए, अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उसमें ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। फिर भी ईरान अमेरिकी दबाव को क्यों नहीं मानता? वो एटम बम बनाने की कोशिश करता है, अमेरिका की आर्थिक प्रतिबंधों को नजरअंदाज करता है और यहां तक कि हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को फंडिंग भी देता है। जब इजराइल हिजबुल्लाह की किसी लीडर को मार देता है तो ईरान सीधा मिसाइल दाग देता है। सवाल यह है कि आखिर ईरान की ताकत का राज क्या है? इस कहानी की शुरुआत 1908 में होती है, जब एक ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज रेनॉल्ड में ईरान में तेल के कुएं खोज निकाले। तेल की खोज के साथ ही ब्रिटेन की नजर इस खजाने पर पड़ गई। लेकिन सीधा कब्जा करना आसान नहीं था, तो उन्होंने एक चाल चली। 1909 में लंदन ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बनाई, जो ईरान से तेल निकालने लगी। धीरे धीरे इस खेल में ब्रिटिश सरकार भी कूद गई। 1914 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीद लिए और अब इस कंपनी पर पूरा कंट्रोल ब्रिटेन का हो गया। ईरान का तेल निकालने वाली यह कंपनी ब्रिटेन की सरकार के इशारों पर चलने लगी। 1935 में ईरान की सरकार और ब्रिटिश कंपनी के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत ब्रिटिश कंपनी हर टन कच्चे तेल के बदले ईरान को 4 पाउंड देने को तैयार हुई। लेकिन इस डी में एक छुपा हुआ पेंच था। कंपनी के कामकाज में ईरान सरकार कोई दखल नहीं दे सकती थी। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान का अपना तेल ईरान की धरती से निकल रहा था, लेकिन उसे उस पर कोई हक नहीं था। इस खेल का नतीजा यह हुआ कि ईरान की सरकार बस देखती रह गई और ब्रिटेन मुनाफा कमाता रहा। लुत्फ के साथ ईरान की जनता और नेता समझ गए कि ब्रिटेन ने उनके साथ धोखा किया है। 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादिक ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने ईरान की तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, यानी अब सारा कच्चा तेल ईरान की सरकार के कंट्रोल में आ गया। ये कदम ब्रिटेन और अमेरिका के लिए झटका था। आखिर ये तेल उनके लिए पैसा कमाने की मशीन भी है। मोसादिक के इस कदम के बाद अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों CIA और MI6 ने ईरान की सरकार को गिराने की साजिश रची हो। 1953 में इस साजिश का अंजाम दिखा। प्रधानमंत्री मोसादिक को हटाकर मोहम्मद रजा शाह पहलवी को सत्ता सौंपी गई। पहलवी अमेरिका के करीब था और उसने ब्रिटेन और अमेरिका के हितों का ख्याल रखा। लेकिन शाह पहलवी की सरकार लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। करप्शन, बेरोजगारी और शाही ठैक बाट से जनता परेशान हो गई। इस असंतोष का फायदा उठाया ईरान के धार्मिक नेताओं ने, जिनका नेतृत्व कर रहे थे अयातुल्लाह खुमैनी। 1979 में शाह पहलवी की हुकूमत का अंत हो गया और खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। क्रांति के बाद ईरानी जनता ने अमेरिका के खिलाफ गुस्सा दिखाया। इसी के 52 अधिकारियों को बंधक बना लिया और उन्हें 444 दिनों तक बंदी बनाकर रखा। इस घटना ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। ईरान के तेल पर अब अमेरिका का कंट्रोल नहीं था और उसके राजनयिक डिप्लोमैट्स बंदी बना लिए गए थे। यहीं से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी और बढ़ गई। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की असली वजह है कच्चा तेल। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। उसकी अर्थव्यवस्था का 50 से 80% हिस्सा तेल और गैस के निर्यात से आता है। अमेरिका के पास भी खुद का तेल रिजर्व है, लेकिन वह चाहता है कि दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स पर उसका कंट्रोल रहे। यही वजह है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के देशों पर अपनी पकड़ बनाए रखनी पड़ती है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब ईरान में अमेरिकी दबदबे को तोड़ दिया, तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई पैंतरे आजमाए। 1980 से 1988 के बीच ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने इराक को इनडायरेक्ट सपोर्ट किया। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी में इजराइल की भूमिका भी अहम है। ईरान खुद को दुनिया के मुसलमानों
खासकर शिया समुदाय का नेता मानता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने फिलिस्तीन और लेबनान में सक्रिय संगठनों जैसे हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन देना शुरू कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बना रहता है। 2006 में जब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया तो ईरान ने उसे मिसाइलों और हथियारों की सप्लाई दी। इस तरह ईरान ने इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर, आकस्मिक युद्ध छेड़ दिया। इस प्रॉक्सी वॉर का जवाब इजराइल भी देता है। इजराइल ने कई बार ईरान के वैज्ञानिकों की हत्याएं करवाई हैं, खासकर वे वैज्ञानिक जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान गुपचुप तरीके से एटम बम बना रहा है। ईरान के नॉन स्टेट एक्टर्स और प्रॉक्सी वॉर की ताकत। मिडिल ईस्ट में ईरान ने जो ताकत खड़ी की है उसका सबसे बड़ा आधार है नॉन स्टेट एक्टर्स। ये ऐसे संगठन हैं जो किसी देश की सेना नहीं है, लेकिन अपनी ताकत, हथियार और लड़ाकों के दम पर कई देशों की सेनाओं से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। ईरान की इस ताकत ने इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। एक, हिजबुल्लाह। ईरान की सबसे बड़ी प्रॉक्सी आर्मी हिजबुल्लाह 1982 में इजराइल के लेबनान पर हमले के खिलाफ बना एक मिलिटेंट संगठन है, जो अब मिलिट्री के साथ साथ एक पॉलिटिकल संगठन भी बन चुका है। हिजबुल्लाह के मौजूदा लीडर हसन नसरल्लाह को कुछ दिन पहले इजराइल ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। हसन नसरल्लाह ने हमेशा यह माना था कि अगर ईरान नहीं होता तो हिजबुल्लाह का अस्तित्व संभव नहीं था। हथियार। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 8 लाख से ज्यादा रॉकेट्स और मिसाइलें हैं। इनमें कई ऐसी मिसाइलें भी हैं जो इजराइल के प्रमुख ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ड्रोन और मिसाइलें। ईरान से मिलने वाले ड्रोन और गाइडेड मिसाइलें हिजबुल्लाह को और भी खतरनाक बनाती है। फाइंडिंग। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हर साल हिजबुल्लाह को सैकड़ों मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देता है। तो इराक, शिया पावर और ईरान का दबदबा। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई और उसे 2006 में फांसी दे दी। मगर अमेरिका के इस कदम का सबसे ज्यादा फायदा ईरान ने उठाया। ईरान ने इराक की शिया सरकार को अपने पाले में कर लिया और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। इराक में ईरान का वर्चस्व, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स PMF भी है, जिसके कई सदस्य ईरान की IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर से ट्रेनिंग पाते हैं। राजनीतिक नियंत्रण। इराक की मौजूदा सरकार भी प्रो ईरान शिया सरकार है। यही वजह है कि अमेरिका इराक में कमजोर हो रहा है और ईरान का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। 3. सीरिया, असद का समर्थन और ईरान का खेल। सीरिया में 2011 में सिविल वॉर शुरू हुआ, जिसमें दुनिया के कई देशों ने हस्तक्षेप किया है। पर ईरान ने यहां सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया। कैसे ईरान ने असद की सत्ता बचाई? IRGC की तैनाती। ईरान ने अपनी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीरिया में तैनात कर दिया, जिन्होंने सीरियन सेना के साथ मिलकर बागियों का सामना किया। राजनीतिक पकड़। असद सरकार को बचाने के बदले ईरान ने सीरिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में गहरी पकड़ बनानी। आज सीरिया में सरकार को ईरान की कठपुतली तक कहा जाता है। 4. यमन, हौथी विद्रोही और व्यापार पर नियंत्रण। यमन का बाब अलमंदाब स्ट्रेट समुद्री व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस रूट से एशिया और यूरोप के बीच रोजाना हजारों करोड़ का व्यापार होता है। मगर यमन में ईरान ने हौथी विद्रोहियों का समर्थन करके इस रास्ते पर अपनी पकड़ बना ली है। कैसे ईरान ने बाब अल-मंदाब पर कब्जा जमाया? हौथी विद्रोहियों की मदद। ईरान ने हौथी विद्रोहियों को मिसाइल, ड्रोन और हथियार दिए हैं ताकि वो सऊदी अरब और व्यापारिक जहाजों पर हमला कर सकें। शिपिंग ने रुकावट। 2023 में हौथियों के हमले के बाद 90% व्यापारिक जहाजों ने अपना रूट बदल दिया और पुराने वास्को डी गामा वाले रूट से अफ्रीका का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ गई। 5. हमास। इजराइल का सबसे बड़ा सिरदर्द हमास एक फिलिस्तीनी संगठन है जो गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागता है। ईरान हमास को आर्थिक मदद, हथियार और ट्रेनिंग देकर उसे मजबूत करता है। रेसिस्टेंस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद के साथ मिलकर
एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस नाम का एक गठबंधन बनाया है जिसका उद्देश्य इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ना है। हमास की फंडिंग। ईरान हर साल हमास को कई मिलियन डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प और हथियारों की सप्लाई करता है। ईरान की असली ताकत। एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ईरान की आर्मी कमजोर हो सकती है मगर उसकी एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटजी उसे ताकतवर बनाती है। ये वही रणनीति है जिसमें कमजोर पक्ष गुरिल्ला युद्ध, मिसाइल हमले और आत्मघाती हमलों से दुश्मन को तोड़ने की कोशिश करता है। डिटेरेंस स्ट्रैटेजी। डिटेरेंस स्ट्रैटेजी। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को इतना मजबूत कर लिया है कि वो मिडल ईस्ट के किसी भी हिस्से और इजराइल अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर सकता है। 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागे थे, जो ईरान की डिटेरेंस स्ट्रैटेजी का बड़ा उदाहरण है। अमेरिकी प्रतिबंध और ईरान की ब्लैक मार्केट इकोनॉमी। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं मगर ईरान ने इस मुश्किल से निकलने का तरीका खोज लिया है। ब्लैक मार्केट का जाल। ईरान ने ब्लैक मार्केट में तेल और हथियार बेचना शुरू कर दिया और चोरी छिपे कई देशों से व्यापार जारी रखा। चीन और रूस के साथ साझेदारी। ईरान ने चीन और रूस के साथ बड़े बड़े समझौते किए हैं। चीन आज भी ईरान से तेल खरीदता है, भले ही अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया हो। दोस्तों, ईरान की ताकत उसकी प्रॉक्सी आर्मी, एसिमेट्रिक वॉरफेयर और मिसाइल ड्रोन टेक्नोलॉजी में छिपी है। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास, हौथी विद्रोही और इराक की शिया आर्मी को अपनी ताकत का हिस्सा बना लिया है। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने से कतराते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि ईरान की कौन सी रणनीति आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है।